हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सोल्ट। तो ये आज का हमारा वन शॉट रिवीजन होने वाला है। इसमें हम सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी डाउट्स इस चैप्टर के वो सारे क्लियर आपके हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि छोटी से छोटे वीडियो ये बने, क्योंकि ये वन शॉट है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बिना देरी किए। ओके, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए बेटा, यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमसे सबसे पहले बोला गया है कि एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड। ठीक है, क्या कोई बता सकता है एसिड क्या होता है? देखो बेटा, अगर हम लोग एसिड के बारे में बात करें तो एसिड क्या होते हैं? एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, यानी खट्टा होता है। जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सोर होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एसिड। इसके एग्जांपल्स हैं लेमन, कर्ड, विनेगर, ऑरेंज। ये सारे के सारे टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर एसिड्स। ओके, अब ये एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं? तो बेटा देखो, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिड है वो एसिडिक सब्सटेंस कहलाएंगे। जैसे लेमन, लेमन का टेस्ट कैसा है? खट्टा है ना, मतलब कि उसके अंदर एसिड है। दैट मींस लेमन क्या है? एक कैसा सब्सटेंस कहलाएगा? एसिडिक सब्सटेंस कहलाएगा। आगे बात समझ में? हमारे पास कुछ नेचुरल एसिड्स भी होते हैं। नेचुरल एसिड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? देखिए, नेचुरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमारे इस नेचर में बनते हैं। ठीक है, नेचर से ऑक्यूर करे गए हैं, हमने खुद बनाए नहीं है बल्कि अपने आप ही बने हैं। ठीक है, और वो कौन से हैं नेचुरल एसिड के एग्जांपल? तो वो है फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स अगर आप देखेंगे तो फ्रूट्स के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो आपका नेचुरल एसिड है। अब आप लेमन का एग्जांपल ले लो। लेमन को किसी ने बनाया थोड़ी ना है, लेमन तो कुदरती बनाया गया है। ठीक है, नेचुरली बना है। तो क्या है, उसके अंदर ऑलरेडी एक एसिड बना हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी एक एसिड डाला हुआ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल एसिड। इसका एग्जांपल आप ऑरेंज भी ले सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा एसिड क्या होता है। वहीं अगर हम लोग बेस की बात करें, ठीक है बेटा, अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं पूरे चैप्टर का बेसिक फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद फिर अभी एसिड और बेसिस के रिएक्शंस भी पढ़ेंगे हम लोग अभी। ठीक है, थोड़ी देर में। पहले आप फिलहाल के लिए जो समझाया जा रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने समझना है। ये मत पूछेगा कि हमारे कोर्स में है, ये भी दिया है, एसिड में तो बहुत डिटेल में दिया है, तो सब बताया जाएगा। पहले थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, बेसिक को क्लियर करने के बाद फिर उसी को एडवांस समझेंगे ना, तो आपको सारा का सारा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो देखिए, बेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। ठीक है, और वो टेक्सचर, यानी अगर आप उन्हें छूकर देखेंगे ना तो वो टेक्सचर उनका कैसा होता है? सोपी होता है, यानी छूने में वो आपको सोप जैसे लगेंगे। ठीक है, साबुन के जैसे लगेंगे। ओके, इसके एग्जांपल है ब्लीच और अमोनिया, वॉशिंग पाउडर और सोप। साबुन भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके बेस कहलाते हैं। ठीक है, बेसिस जो होते हैं, बेसिस को हम लोग अल्कलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिस को हम लोग अल्कलाइन भी बोलते हैं। बस ध्यान रहे, बेसिस का दूसरा नाम क्या, निकनेम क्या है? अल्कलाइन। बेसिक सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर बेस होता है उसे बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। बस सिंपल सी बात थी। ठीक है, ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन बेसिस की। अगर हम देखें तो हमारे पास एसिड और बेस की कुछ चीजें बता रखी है कि कहां पे हमें कौन सा एसिड देखने को पाया जाता है, बट ये आपके लिए जरूरी नहीं है। जो चीज जरूरी है सिर्फ वो समझते हैं। ठीक है, वो आपकी बुक में भी नहीं है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो क्या करते हैं, हमें ये बताने में हेल्प करेंगे कि समथिंग इज वेदर एसिड और समथिंग इज वेदर बेसिक। कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेसिक है, हमें कैसे पता लगेगा? हमें पता लगता है इंडिकेटर्स की हेल्प से। किससे पता लगेगा? इंडिकेटर्स की हेल्प से। इंडिकेटर ये हमें पहचानने में हेल्प करते हैं कि ये एसिड है और ये बेस। अब एग्जांपल ले लो मान लो कि मैंने आपको एक कंटेनर दिया और ये दूसरा कंटेनर दिया, दोनों के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ है। अब आप कैसे पहचानोगे इसमें से कौन सा वाला एसिड और कौन सा वाला बेस है? मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से एक एसिड और एक बेस है। तो अब आप क्या करोगे? आपको नहीं पता ना, क्योंकि दोनों ट्रांसपेरेंट है, दोनों का कलर सेम है। ठीक है, और पता कैसे लगाया जाए कि भाई कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? तो इसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ इंडिकेटर्स जो हमें इंडिकेट करते हैं कि समथिंग इज वेदर एसिड और समथिंग इज वेदर बेसिक। कोई चीज एसिड है या बेस है। क्लियर है ये बात? sorry, the indicators indicate the presence of acid or the base in the substance by changing their color. indicators क्या करते हैं? अपना कलर चेंज करते हैं। जब वो एसिड में जाएंगे तो उनका कलर कुछ और होगा, जब वो बेस में जाएंगे तो उनका कलर कुछ और होगा। तो ये लोग अपने कलर्स को क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। आगे बात समझ में? तो जैसे अपना कलर बदलेंगे वैसे हम इनको समझ जाएंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है।
इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं इंडिकेटर के, जैसे टर्मरिक को हम ऐसा इंडिकेटर यूज करते हैं। चाइना रोज की जो पेटल्स होती हैं उसको भी हम लोग यूज करते हैं। लिटमस पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटमस पेपर तो मेजरली यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। ठीक है, हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ मैनमेड इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लिटमस पेपर के बारे में डिटेल्स में देखें तो लिटमस पेपर कहां से आया, तो लिटमस पेपर क्या करा गया है, नेचुरली बनाया गया है। ठीक है, प्लांट से बनाया गया है। किससे? लीशन से। ठीक है, लीशन एक प्लांट है जिसकी हेल्प से क्या करा गया है, लिटमस पेपर को बनाया गया है। ये बात समझ में आ गई। लिटमस हमारे पास 2 कलर्स में अवेलेबल है। ठीक है, पेपर्स की स्ट्रिप्स होती हैं। क्या होती हैं? पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं। कौन कौन से कलर की? रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो देखो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? उसका कलर हो जाता है रेड। ओके, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको दिख भी रहा होगा। और अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। समझ आया? वेरी गुड। देखिए टर्मरिक को भी हम लोग क्या करते हैं, एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। कैसे? आपने करना है क्या है कि टर्मरिक थोड़ा सा लेना है, देन उसके बाद उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाकर आपको उसको क्या करना है, उसका पेस्ट बना लेना है। देन पेस्ट बनाने के बाद आपको एक प्लेन पेपर लेना है व्हाइट कलर का, देन उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर देनी है, पेपर के ऊपर कोटिंग कर देनी है। ठीक है, अपनी फिंगर पे लेना है, ब्रश से आपने क्या कर देना है, जैसा पेंटिंग करते हैं ना वैसे आपको पेंटिंग कर देनी है। देन उसको ड्राई करने के लिए रख देना है। जब वो ड्राई हो जाएगा तो आप उस पेपर की स्ट्रिप्स को कट कर लीजिएगा, और जब आप उसकी स्ट्रिप्स को एसिड या बेस में डालेंगे तो आपको एक अलग ही रिएक्शन, एक अलग ही कलर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात समझ में आई बात कि किस तरीके से क्या होता है? चलिए अब देखिए इसके बाद चाइना रोज की बात करी गई है। चाइना रोज भी हमारे पास क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज की पेटल्स को पहले हमने क्या करना है बेटा, पहले हमने एक कंटेनर में लेके उसको गर्म पानी में बॉईल करना है। जब आप गर्म पानी में बॉईल करेंगे ना तो चाइना रोज की जो पेटल्स होती हैं उसमें से क्या हो जाएगा, कलर एक अलग कलर क्या हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। जब उन पेटल्स का कलर सेपरेट हो जाएगा तो जब आप उसे एसिड में डालेंगे तो देखिए उसका कलर कैसा रहेगा। एसिड में उसका कलर रहेगा थोड़ा डार्क रेड। ओके, जबकि आप देखेंगे तो नॉर्मल कलर उसका क्या है, ये नॉर्मल कलर है, ये नॉर्मल कलर है पिंक। जब आप इसको एसिड में डालेंगे तो थोड़ा ऑरेंज, यानी कि थोड़ा रेडिश ऑरेंज हो जाएगा, और जब आप इसे बेस में डालेंगे तो थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपने देखा कि ये इंडिकेटर उठा के अपने एसिड में भी डाला और बेस में भी डाला, तो आपने देख लिया कलर में क्या चेंजेस आए। तो इस तरीके से क्या होता है, इंडिकेटर्स हमारी हेल्प करते हैं। देखो बेटा अब इसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? तो देखो बेटा, जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, ये रहा एसिड और मैंने थोड़ा सा ले लिया है बेस, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं वो बाद में बात करते हैं। पहले समझिए कि एसिड और बेस को मैंने आपस में मिलाया, तो एसिड और बेस को मिलाने के बाद होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे ही न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब भी एसिड और बेसेस आपस में मिलते हैं तो हमें मिलता है सोल्ट। क्या मिलता है? सोल्ट। क्या बनता है? सोल्ट। बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर एसिड और बेसिस को आपस में मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद क्या बनता है? सोल्ट बनता है। सिंपल सी बात है बस। ठीक है, अब आप देखिए अभी तक हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, अब हमारे पास आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ये सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे लोगों ने बनाया केमिकल्स का यूज करके, जैसे कि फिनोल्पैथिलीन। फिनोल्पैथिलीन क्या है बेटा? एक ऐसा कलर, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर होता है। जब हम इसको एसिड में डालते हैं ना तो फिनोल्पैथिलीन का कलर कैसा हो जाता है? कलरलेस। कैसा हो जाता है? कलरलेस। अगर मान लो कि आपने फिनोल्पैथिलीन के लिक्विड जो कि पिंक कलर का है, अगर आपने इसको एसिड में डाला तो इसका कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल एकदम लिक्विड बन जाएगा, एकदम पानी की तरह दिखाई देगा आपको। ठीक है, और अगर आप इसको बेस में डालते हो तो इसका जो कलर है वो कैसा रहेगा? जैसा है वैसा ही रहेगा, पिंक का पिंक ही रहेगा। ओके, नो चेंज। क्या होगा इसमें? नो चेंज। आया समझ में सिंथेटिक इंडिकेटर? बाकी इसके अलावा मैंने आपको अभी अभी ये बताया था कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है, और उसके अंदर हाइड्रोक्साइड भी होता है, बात ध्यान रखना है। ठीक है, नमक में हमेशा हाइड्रोक्साइड होता है। एसिड बेस मिलाएंगे तो सोल्ट होगा और उसमें से हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा। ओके, समझ में आई बात? इसकी केमिकल इक्वेशन ये है। एसिड, हमने एक एसिड का एग्जांपल लिया है,
एसिड का हमने एक एग्जांपल लिया है HCl और बेस का हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड। आया समझ में? सो बेटा ये था हमारे पास क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। बाकी इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ, ठीक है, रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में क्या कहते हैं कुछ रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन डाइजेशन में आप देखेंगे तो हमारे पेट के अंदर भी क्या होता है, एक एसिड होता है जो क्या करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये सारी की सारी चीजें आप जानते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है ये, ओके, इसको इतना डीपली आपने समझने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आंट बाइट के बारे में देखेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों कि जब हमें चींटी काट लेती है तो चींटी काटने के बाद क्या करती है, हमारा जो एरिया होता है स्किन का वो क्या होने लगता है, स्वेल करने लगता है, ठीक है, रेड होने लगता है और थोड़ा सा सूज जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी चींटी काटती है ना तो चींटी के जो वो होती है स्टिंग्स होती है, जो उनका एंटीना होता है उसके अंदर भरा हुआ होता है क्या, उसमें होता है एसिड। तो होता क्या है कि वो एसिड जब हमारी स्किन में जाता है तो वो स्वेल कर देता है, ठीक है। यानी कि अब मेरी स्किन के अंदर क्या चला गया, एसिड चला गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, रिएक्ट कर गया मेरी स्किन में और मेरी स्किन स्वेल कर रही है। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो जो रिएक्शन हुआ है ना वो खत्म हो जाए। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो आंट है उसने क्या छोड़ा है यहाँ पर, एसिड छोड़ा है, तो उस एसिड को खत्म करने के लिए मैं अप्लाई करूंगा बेस, अपने स्किन पर मैं क्या अप्लाई करूंगा, बेस अप्लाई करूंगा, ठीक है। और बेस के लिए क्या है, बेकिंग सोडा एग्जांपल है, हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, और इसके बाद कैलामाइन सॉल्यूशन, इसके बाद जिंक कार्बोनेट, ये कुछ चीजें हैं जो आंट बाइट के लिए ट्रीट करने में हमें हेल्प करती हैं। आई बात समझ में? तो देखो बेटा अभी तक जो मैंने आपको बताया एसिड एंड बेसिस में ना, ये सब क्या था कि आपका थोड़ा सा बेसिक था, ओके। अब हम आ जाते हैं 10th के लेवल पर कि 10th के लेवल पर एसिड और बेस में क्या है, ठीक है। अभी जो था वो मैंने आपको थोड़ा सा इसे डाउन लेवल बताया था, ठीक है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप समझ लो क्या कहते हैं, ये चैप्टर बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स बता दिए, तो अब हमें इतना ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, ओनली रिएक्शन से समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एसिड क्या होता है। तो एसिड क्या होता है, एसिड टेस्ट में सोर होते हैं, ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है ना, ठीक है, चेंज द ब्लू कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं। आगे बात समझ में? और इनके एग्जांपल क्या है, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये सब क्या है, आपके एसिड्स के एग्जांपल हैं। इसके अलावा बेसिस कैसे होते हैं, जिनका टेस्ट कैसे होता है, बेटर होता है, और टच करने में कैसे होते हैं, सोपी होते हैं। और बाकी ये क्या करते हैं, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को ये रेड बना देते हैं, रेड बना देते हैं, ठीक है, ये रहा रेड। आगे बात समझ में? कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, आपके घर में डिटर्जेंट वगैरह हो गया, सोप वगैरह हो गए, सब एग्जांपल्स हैं बेसिस के, सब मैंने बताए थे, ठीक है। बाकी ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूँ, लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, फिनॉल पैथिलीन की गोली, जो फिनॉल पैथिलीन होता है लिक्विड, उसका कलर कैसा हो जाता है, ठीक है। और जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये भी एक इंडिकेटर होता है, ये तीनों इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो एसिड में क्या होता है, लिटमस पेपर का कलर ब्लू रहता है, फिनॉल पैथिलीन का कलर लेस रहता है, और मिथाइल ऑरेंज क्या है, रेड हो जाता है, ठीक है। सेम इस तरीके से बेस में क्या होता है कि जो लिटमस पेपर है वो ब्लू रहता है, और फिनॉल पैथिलीन पिंक रहता है, और मिथाइल ऑरेंज येलो रहता है, ठीक है। भाई इसका आपने ध्यान रखना था। इसके अलावा हमारे पास एक तरीके के और इंडिकेटर आते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, यानी स्मेल देते हैं, यानी कि जब भी ऐसे सब्सटेंस जिनको एसिड में डाला जाएगा तो एक अलग ही तरीके की क्या आएगी, स्मेल आएगी। जैसे आपने वेनिला आइसक्रीम देखी होगी, ठीक है इनमें क्या करा गया है, एक इस तरीके केमिकल डाले जाते हैं जिससे कि आपको स्मेल आती है, ठीक है। वेनिला थोड़ा ना असली वेनिला से आइसक्रीम बनाई गई है, तो क्या होता है कि वेनिला में एक एसेंस है, एक तरीके की स्मेल डाली गई है, ओके। जैसे ऑनियन है, ऑनियन को अगर आप एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे तो क्या होगा कि इनकी स्मेल बदल जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्लोव्स का, अगर आप क्लोव्स को एसिड में डालते हैं ना, एसिड में, तो क्लोव जो होता है ना उसकी स्मेल बहुत ज्यादा फैलती है, दूर तक जाती है। और अगर आप बेस में डालेंगे ना क्लोव्स को, तो जितनी भी स्मेल होगी ना वो सारी डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो अगर मान लीजिए क्लोव यानी कि लौंग को अगर आपने किसी लिक्विड में डाला और स्मेल बहुत ज्यादा तेज आ रही है तो समझ लेना कि वो एसिड है, अगर स्मेल नहीं आ रही तो समझ लेना कि वो बेस है। तो ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन समझ लेते हैं फटाफट फटाफट से, फिर ये चैप्टर हमारा और जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो एसिड और बेस जब ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, बड़े ध्यान से समझना, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है। देखो बेटा अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सोल्ट देगा, और उसमें से हाइड्रोजन देगा, बस ध्यान रखना है, ठीक है। और जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तब भी क्या मिलेगा, सोल्ट और हाइड्रोजन ही मिलेगा, देयर इज नो डिफरेंस। ध्यान रखना है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सेम चीज मिलेगी, अगर बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो भी सेम चीज मिलेगी। आगे बात समझ में, इस चीज का आपने ध्यान रखना है,
आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये वाली एक्टिविटी देखो, इसमें कुछ समझ आ रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल समझ आ रहा है। एक हाथ में एक वो ली हुई है, क्या बोलते हैं, एक कंटेनर लिया हुआ है एक हाथ में, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है, और उसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे ही माचिस की तिल्ली लेकर आई जा रही है तो क्या हो रहा है, अचानक से एक आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये इफेक्ट क्या है वो समझते हैं। देखो ये मेरे पास स्टैंड है, ठीक है जी, समझ आ गया, स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर मैंने क्या लगाया है, एक टेस्ट ट्यूब लगाया जी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब भी लगा दिया। इसके अंदर मैंने क्या डाला है, हाइड्रो एक एसिड डाला है। क्या डाला है? एक एसिड डाला है, ठीक है, मैंने एक एसिड डाला है। ये एसिड कौन सा? सल्फ्रिक एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्रिक एसिड जी, ठीक है, सल्फ्रिक एसिड भी डाल दिया। इसके अंदर मैंने छोटे छोटे पीसेस ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस डाले हैं। जो छोटे छोटे पीसेस है किस चीज के पीसेस हैं? ये छोटे छोटे पीसेस हैं मेटल के, यानी कि मैंने सल्फ्रिक एसिड के अंदर छोटे छोटे मेटल डाले। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल करवा दिया रिएक्शन। अब होगा क्या, जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है, और उसमें से गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो आज उसी गैस को हम लोग देखने वाले हैं कि सच में निकलती हुई है कि साइंटिस्ट हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। तो चलो देखते हैं। एसिड के अंदर मैंने डाले छोटे छोटे मेटल के टुकड़े, और इसमें से बन रहे हैं बबल्स। देखो दिख रहे हैं बबल्स, ये लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन बबल्स, ये बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब ये बबल्स क्या होंगे, इस पाइप के थ्रू आएंगे बाहर, आएंगे आएंगे आएंगे। और मैंने क्या करा है, नीचे ना एक ना सॉल्यूशन लिया है, पानी लिया है, ठीक है, किसी एक टब में, किसी भी आप बकेट में पानी लेंगे, और उस पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट घोल देना, ठीक है, सोप सॉल्यूशन लेना है, मतलब कि साबुन का पानी। और जैसे ही ये गैस इसमें जाएगी, तो आपने देखा होगा कि जब भी सोपी वाटर में, यानी कि साबुन के पानी में जब भी फूंक मारते हैं तो बबल्स बनते हैं। आप खेलते भी होंगे, आपके पास वो टॉय आता है जिसके अंदर आप उसको शैम्पू में डालते हैं, देन उसके बाद उसमें फूंक मारते हैं तो बबल्स बनते हैं, ठीक है, कुछ उस तरीके से। तो जब भी एयर कुछ इस तरीके से निकलेगी तो क्या होगा, बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये बबल्स बाहर उड़कर निकलेंगे, ये बबल्स उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, आप अपनी जलती हुई कैंडल इनके पास लेकर आना, और जैसे ही आप जलती हुई कैंडल इनके पास लेकर आओगे ना, ये ब्रस्ट करने स्टार्ट हो जाएंगे, फटने लगेंगे, ठीक है। कैसे साउंड में ब्रस्ट करेंगे? ये पॉप साउंड में। कैसे साउंड? पॉप साउंड। काफी फनी साउंड लग रही है ना। पॉप साउंड में क्या करेंगे, ये ब्रस्ट करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस यही तो टेस्ट है कि अगर बबल्स निकल रहे हैं और वो पॉप साउंड में क्या हो रहे हैं, फट रहे हैं, तो समझ जाना कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड में ब्रस्ट होती है। आगे बात समझ में क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो एसिड होता है ना, उसके अंदर आपको कौन से आयोन्स देखने को मिलते हैं, कौन से आयोन देखने को मिलते हैं। तो एसिड के अंदर देखने को मिलते हैं H पॉजिटिव आयोन। कौन से आयोन? H पॉजिटिव आयोन देखने को मिलते हैं। और बेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, OH नेगेटिव आयोन देखने को मिलते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये मैंने कीवर्ड बताया नहीं था पर अब बता रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट है बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है ये, तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है, कि एसिड के अंदर होते हैं H पॉजिटिव आयोन, जबकि बेसिस के अंदर होते हैं OH नेगेटिव आयोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या आता है, अब हमारे पास आता है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट रिएक्ट कैसे करते हैं एसिड के साथ। तो मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वही चीज देंगे, क्या? सोल्ट। सोल्ट तो मिलेगा मिलेगा, पर बाकी की चीजें बदल जाएंगी। एक तो उसमें वाटर मिलेगा हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। सोल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि सोल्ट मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, पर क्योंकि वो मेटल कार्बोनेट है इसलिए उसमें वाटर भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। आगे बस समझ में क्लियर हुई ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस एक छोटा सा रिएक्शन था। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये जो हमें कैसे पता लगेगा कि जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, कैसे पता लगेगा? जैसे हमने हाइड्रोजन का पता लगा लिया 1 मिनट में कि भाई हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड में फट रही है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। वैसे अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। भाई चेक करके बताओ, हमें नहीं पता, साइंटिस्ट बेवकूफ तो नहीं बना रहे। तो चलो इसका ही पता लगाते हैं। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये ना लाइम वाटर को ना मिल्की कर देती है। क्या कर देती है? लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गई? जो लाइम वाटर होगा ना वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड में हमें देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या देखने को मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गई बात?
अच्छा, एक चीज और बता रखी है, तो पहला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिलकर बनाती है, बस दिया ही ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अगर मान लो कि कहते हैं मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं और उसके बाद मेरा मतलब मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, उसमें से रिलीज होने वाली गैस को अगर हम मिल्क लाइम वाटर से पास कराएं तो क्या होगा, वो मिल्की हो जाएगा। पर अगर मान लो कि मैंने मिल्क जो ये है लाइम वाटर है, अगर मान लो इसके पास मैंने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास करवाई है, मतलब डाली तो नहीं जा सकती, मिक्स करी गई है उसके साथ, तो क्या होगा कि जो इसकी मिल्कनेस बनी थी ना, जो मिल्कनेस बनेगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ध्यान रखना है, अगर मान लो कि कहते हैं आपने मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवाया और उसमें से जो गैस रिलीज हुई आपने उसको पास करा, किससे, थोड़ा थोड़ा पास करा, किससे पास करा, लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर मिल्की होगा। पर अगर आपने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी है, मिक्स कर दी है लाइम वाटर के साथ, तो वो जो मिल्कनेस होगी ना उसकी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है बहुत ज्यादा अच्छे से। आगे बात समझ में। और ऐसा कब होता है, जब हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट ईच अदर। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं पूछा गया हमसे। ठीक है, तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये मैंने अभी भी आपको बताया था। ठीक है, पर क्योंकि 10th का लेवल पढ़ रहे हैं मैं तो थोड़ा सा आपको बताकर चल रहा हूं फिर से। अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद द एसिड, अगर रिएक्शन हो रहा है किसका, मेटेलिक ऑक्साइड का, किसके साथ, एसिड के साथ। अगर मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या होगा। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है। तो भाई देखो, जितने भी मेटल होते हैं उनके ऊपर ना ऑक्सीजन की एक लेयर आ जाती है, ऑक्साइड की एक लेयर हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक लेयर आ जाती है ब्लैक कलर की, जिसे हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। जैसा आपने देखा होगा पीतल के, तांबे के बर्तन जब आप नए नए लेकर आते हो तो काफी ज्यादा शाइनी, काफी ज्यादा लस्ट्रस होते हैं। पर जैसे ही आप उनकी पैकिंग खोलेंगे और आप उसे एक दिन के लिए अगर आप उसे एयर के कांटेक्ट में छोड़ दें तो क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर आने लगेगी उस ब्लैक ब्लैक कलर की, जिसे हम बोलते हैं ऑक्साइड। और ये ही कहलाती है आपकी मेटेलिक ऑक्साइड। तो क्या, और ऐसा आपका सिल्वर के बर्तन में भी होता है, सिल्वर के यूटेंसिल्स वगैरह अगर आप घर में यूज करते हैं तो मेटल, और इसके अलावा पीतल के बर्तन वगैरह होते हैं, इन सब में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि यार ऐसा क्या करें कि इनकी मेटेलिक ऑक्साइड, ये जो इनके ऊपर ब्लैक कलर की जो लेयर आई है, अब आप देख सकते हैं ये पीतल का बर्तन लग रहा है, कहीं से नया है, नहीं लग रहा। ठीक है, ये जो है काफी इसका कलर डार्क हो गया है, क्यों हुआ है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है। तो अब मान लो मुझे इसे चमकाना है, इसे वापस से पहले जैसा करना है, बिल्कुल लस्ट्रस बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैमरिंड या फिर लेमन यानी इमली या फिर नींबू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, इसको हटाया जा सके ब्लैक कलर की लेयर को। इसके अलावा बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो पानी के कांटेक्ट में आने पर उनके ऊपर एक और ऑक्साइड आती है, एक और लेयर आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं जंग। हिंदी में हम लोग जंग बोलते हैं। आपने देखा होगा जब भी लोहे को आप बाहर छोड़ते हैं, किसी मेटल को आप एयर में छोड़ते हैं, वाटर में छोड़ते हैं, तो उसके बाद जंग लगने लगता है। ये भी क्या कहलाता है, मेटल ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या होता है कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आयरन की जितनी भी चीजें होती हैं ना उनके ऊपर कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोटिंग। किस चीज की कोटिंग करेंगे, पेंट वगैरह करेंगे जैसे कि। ठीक है, ताकि क्या होगा कि उनके पास जंग ना लगे। आगे बात समझ में। तो पेंट वगैरह क्या करता है कि मेटलिक ऑक्साइड आने से रोकता है। आगे बात समझ में। अब जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। क्यों, क्यों ऐसा, क्यों मेटल ऑक्साइड में ऐसा क्या है, तो भाई मेटल ऑक्साइड क्या है, एक तरीके का बेस है। क्या है, बेस है। और मैंने बताया था कि जब भी बेस प्लस एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है भाई, सॉल्ट एंड वाटर। आगे बात समझ में, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज में, बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेस। अब हम पढ़ते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, ठीक है, ये बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो नॉन मेटेलिक क्या चीजें हैं, जो मेटल नहीं है, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, वो कैसे बेस के रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। वही सेम चीज कि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तब भी हमें सॉल्ट एंड वाटर ही मिलता है, जैसे एसिड के साथ मिलता था। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो इक्वेशंस यहाँ लिखी हुई है ना, इनको जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि एक एक एग्जांपल आपको पता होना जरूरी है, इक्वेशन का फॉर्मेशन आनी जरूरी है। ठीक है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। जिन बच्चों को फॉर्मेशन आती है इक्वेशंस की वो तो बहुत बढ़िया बात है।
बाकी चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में बता भी रखा है कि किस तरीके से हमें इक्वेशंस बनानी है। 9th में भी ये सब चीज़ें पढ़ाई गई थी। वट डू ऑल एसिड, ये सारे के सारे एसिड क्या करते हैं, इनमें क्या चीज़ कॉमन देखने को मिलती है। तो मैंने बताया था कि एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ठीक है, और अगर हम बेसिस की बात करें तो उनके अंदर OH नेगेटिव आयन्स होते हैं। बस इतनी सी ध्यान आपने चीज़ रखनी, ये कॉमन चीज़ है, ये कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ बस यही है। आगे क्वेश्चन में कभी भी अगर कॉमन चीज क्वेश्चन ले आती है तो आप यही लिखेंगे। अब ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है, देखो क्या होता है डाइल्यूट एसिड, यानी एसिड की शक्ति को कम करना, क्या कहलाता है डाइल्यूट एसिड। क्या होता है कि हमारे पास एसिड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई पावर के भी होते हैं। अगर एसिड हमारी स्किन पर गिर गया तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एसिड को हमें क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है, ठीक है। यानी एसिड में हमें पानी मिला के उसकी जो शक्ति है ना, एसिड की जो पावर है बहुत ज़्यादा, उसको कम कर देते हैं, उसके एसिडिक नेचर को कम कर देते हैं। ये कैसे होगा भाई, तो देखो आपने करना क्या, पिक्चर देखो यहाँ पे। आप क्या करेंगे, एक कंटेनर में पानी लेंगे और एसिड को उसमें मिक्स करेंगे, और जितना आपको क्वांटिटी की जरूरत है आप उतना एसिड ही डालिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, कभी भी एसिड में आपको वाटर नहीं डालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पानी में एसिड डालते हैं, ठीक है, एसिड में पानी क्यों नहीं डालना चाहिए, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो हमेशा एसिड ही पानी में डाला जाता है, कभी भी पानी को एसिड में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि अगर आप ज्यादा एसिड में थोड़ा पानी डालेंगे तो अचानक से बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता है। पर अगर आप पानी लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखना है आपने। तो डाइल्यूट करना होता है कि जब भी एसिड क्या होते हैं, एसिड बहुत ज्यादा हाई पावर के होते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि उनकी एसिडिक पावर को यूज मतलब कम किया जा सके। क्योंकि एसिड कभी भी हम डायरेक्टली उनकी ओरिजिनल पावर में यूज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो हमें बताता है कि कोई चीज का एसिडिक नेचर कितना है और बेसिक नेचर कितना है। जैसे आपको पता लगता है ना, आपके पास स्केल होता है सेंटीमीटर मीटर लेंथ मेजर करने के लिए कि कोई चीज कितनी लंबी है, वैसे ही कोई चीज में कितना ज्यादा पावर का एसिड है वो पता लगाने के लिए हमारे पास पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में टोटल 14 स्टेप्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14, ठीक है। 7 पर अगर हम देखें तो 7 पे क्या होता है, नॉर्मल। 7 पे क्या होता है, नॉर्मल, ना एसिड ना बेस, न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ना एसिड ना बेस। अब आप देखिए, आप 7 से जितना परे जाएंगे, जितना परे जाएंगे, देखिए मैंने एरो बना दिया, जितना परे जाएंगे एसिड उतना ही तेज बढ़ेगा, एसिड की पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अगर मान लो आपको कोई लिक्विड दिया गया और बोला है कि इसकी जो पीएच वैल्यू है ना, इसकी जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू इसकी कितनी है, इसकी पीएच वैल्यू 2 है, तो 2 कहां आ रहा है, यहाँ, मतलब कि भाई ये इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि सेकंड नंबर पे आ रहा है। और अगर किसी की पीएच वैल्यू 6 दी हुई है, 2 नहीं दी हुई, तो हम बोलेंगे अरे नहीं नहीं ज्यादा एसिड नहीं है यार इसमें, नॉर्मल है ये तो, ठीक है। और जितना आप इधर की साइड जाएंगे, जितना आप 7 के उधर जाएंगे उतना ही ज्यादा बेस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, बेस, ठीक है, बेबी को बेस पसंद है तो उतना ही ज्यादा बेस बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना है। आगे बसन में अगर मान लो क्या कहते हैं, कोई आपको केमिकल दिया है और उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 13 है, तो वो किस नेचर का कहलाएगा, 13। मतलब अगर आप 7 से पीछे पीछे हैं तो सारी चीजों का नेचर कैसा होगा, एसिड। क्या होगा, एसिड होगा इन सब चीजों का नेचर, यहां से यहां तक। और इसके बाद यहां से यहां तक क्या होगा, बेसिक होगा। एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरीके से, आपको 2 केमिकल दिए जाएंगे, उनकी पीएच वैल्यू गिवन होगी और आपको बताना होगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है। इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, उसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे ले लेंगे ताकि आप और ज्यादा अच्छे से इस चीज को क्लियर कर पाए। बाकी पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या जरूरत होती है उसके लिए कुछ चीजें बता रखी है। जैसे हमारी बॉडी का पीएच स्केल कितना होता है, 7.0 से 7.8 होता है, यानी हमारी बॉडी में एसिड कम होता है, ठीक है, बेस ज्यादा होता है। आगे बस समझ में, ये हमें बताया हमारी बॉडी का पीएच यही होता है। जो एसिडिक रेन होती है, एसिडिक रेन की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5.6 होती है। आगे बात समझ में, सो ये चीजें। बाकी यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं आपको, पोटैटो का पीएच स्केल दिया हुआ है, कैरेट का दिया हुआ है, अनियन का दिया हुआ है, लेट्यूस वगैरह सब चीजों का दिया हुआ है। बाकी आपने देखा होगा हमारे पास एक एंटी एसिड होता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब हमें बहुत ज्यादा एसिड, हमारे स्टमक में एसिड होता है ना, पेट में एसिड होता है, तो क्या होता है जब वो एसिड बहुत ज्यादा बनने लगता है हमारे पेट में, बहुत ज्यादा, ये अक्सर तब बनता है जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। भूख लगने पर हमारे पेट में एक्सेस एसिड बनता है, बहुत ज्यादा ओवर एसिड बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें पेट में इरिटेशन होगा, बहुत ज्यादा जलन होगी, दर्द होगा, हमारी जो फूड पाइप है वो जलने लगेगी। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक एंटी एसिड होता है, एक तरीके की मेडिसिन होती है, ठीक है, गैलुसिल।
इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हमें पेट में काफी ज्यादा रिलैक्स मिलता है। बाकी इसके अलावा क्या होता है, मैंने आपको आंट बाइट के बारे में बताया था, अगर कभी भी आंट बाइट हो जाती है या कोई भी कीड़ा हमें काट जाता है, ठीक है, उसकी स्टिंग्स वगैरह हमारी स्किन में अगर वो चली जाती है, तो होता क्या है कि वहाँ पे हम लोग कोलगेट वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मैंने बताया था जब भी चींटी वगैरह काटती है तो वहाँ पे क्या होता है, एसिड छोड़ दिया जाता है, और उस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, कोलगेट वगैरह या फिर बेकिंग सोडा वगैरह, मतलब जो बेस होगा एसिड को खत्म करने के लिए बेस लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? सो ये चीज़ है। बाकी हमारे पास कुछ नेचुरल ऑक्यूरिंग सब एसिड है, मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ चीज़ों में देखने को मिलता है, ऑरेंज हो गया, ये सब चीज़ें मैंने आपको सब बताया था, ठीक है। चलिए, बाकी इसके अलावा आता है हमारे पास कुछ केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। बहुत सारे जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट होता है ना, जो नॉर्मल हमारे पास सॉल्ट होता है, सॉल्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कॉमन सॉल्ट बनाते हैं, केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। कुछ कॉमन सॉल्ट से बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया गया, बेकिंग सोडा बनाया गया, वॉशिंग सोडा बनाया गया, सब नॉर्मल सॉल्ट से तो बनाए गए हैं, सब नॉर्मल सॉल्ट के क्या है चीजें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम होता है समझिए। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी हम इसको बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CaOCl, ठीक है। ये क्या होता है, देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लग लाइम। जो ड्राई स्लग लाइम होता है ना, चूना, उससे बनाया जाता है इसे, ड्राई स्लग लाइम से इसको बनाया जाता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके इसका, ठीक है। और जो ये होता है ना, ये फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनेन, वुल पल्प एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी यूज करा जाता है, ठीक है। और डिसइंफेक्शन के लिए आपने देखा होगा, जब भी हमारे हमारे रोड पर देखने को मिलता है, रोड की, जैसे मान लीजिए कि रोड की कोई इस तरीके से ऐसे कोई रास्ता जा रहा है, ठीक है, रास्ता उधर की तरफ जा रहा है, तो रोड के किनारे किनारे एक व्हाइट कलर का पाउडर डाल दिया जाता है, बहुत बार शादियों में भी डाला जाता है। ऐसा किस लिए होता है कि ये इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है चीजों को, तो इसी वजह से डाला जाता है। बाकी बाकी बेकिंग सोडा आप जानते हैं, बेकिंग सोडा हमारे खाने के लिए यूज करा जाता है, किसी भी चीज को फ्लफी बनाने के लिए। बेकिंग सोडा बेसिकली करता है क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर नहीं निकलने देता, खाने के अंदर ही रोक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड जो है वो हमारा इतना ज्यादा फ्लफी बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाती है बेकिंग सोडा की हेल्प से। आगे बात समझ में? तो ये चीज है। बाकी बेकिंग सोडा का मैंने यूज बता दिया कहाँ कहाँ किया जाता है। वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट या फिर डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा का हम कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज करा जाता है। बाकी इसके अलावा इसको ग्लास, सीमेंट, सोप वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, क्लीनिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, जब उसको रिक्रिस्टलाइन किया जाता है, यानी उसको और ज्यादा प्योरीफाई किया जाता है, तो हमारे पास बनता है वॉशिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइन करके, ठीक है। आगे बस समझ में, यानी उसी का एक सोर्स है बस। अब बोल रखा है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई। जो सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है, क्या वो ड्राई होता है सच में? तो देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, इसमें फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है ना, ये हमें ड्राई दिखता है, देखो अब आप देखोगे नॉर्मल ड्राई दिखता है, ठीक है। और जब आप इसको हीट करोगे ना, ठीक है, सो वाटर इज रिमूव्ड एंड इट टर्न द वाइट। अगर आपने इसे पानी में मिक्स कर दिया, ठीक है, तो हमें ड्राई दिखाई देगा, और जैसे ही आप इसको हीट करना शुरू करोगे, तो होगा क्या कि ये व्हाइट कलर का एक पाउडर बन जाएगा। जब भी हम क्रिस्टल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बन जाता है, क्रिस्टल को हीट करने पर वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात समझ में? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी का तो आप यूज जानते हैं अच्छे से, पीओपी का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ये होता है। होता क्या है कि जब भी पीओपी को पानी के साथ मिलाया जाता है, तो जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? जिप्सम, एक हार्ड सॉलिड बन जाता है। आगे बात समझ में? और इसका बेसिकली यूज किया जाता है टॉयज बनाने के लिए, ठीक है, डेकोरेशन मटेरियल्स बनाने के लिए। इसके अलावा किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, आपने देखा होगा आपके घर की वॉल्स वगैरह पे भी पीओपी लगाई जाती है, ताकि वो स्मूथ हो जाए। इसके अलावा ब्रोकन बोन्स के लिए ऐसे आपने देखा होगा, ये प्लास्टर चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, इसे यूज किया जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का क्लास का 10th का साइंस का चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सोल्ट, ठीक है। इसके हमने काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख लिए हैं, और साथ ही साथ हमने एडवांस लेवल तक की स्टडी कर ली है। होपफुली कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी फिर भी किसी को कोई डाउट लगते हैं, सो प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स और द कमेंट बॉक्स, ओके।
कमेंट में आप मुझे बताइए अगर किसी को कोई डाउट लगता है, तो उसके लिए मैं पर्सनल वीडियो फिर एक बार अपलोड करूंगा, ठीक है, उस टॉपिक के लिए जिस टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है। उसके अलावा ये आपके लिए अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, ये देखिए, ये आज आपके लिए एक होमवर्क भी तैयार करा गया, असाइनमेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। सो आपने असाइनमेंट जरूर करना है अपने नोटबुक में, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है, नहीं समझ आता है, देन आप वो भी मुझे बताइएगा, ओके। उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाकर उसका आंसर दूंगा। क्लियर? मतलब आपने बिल्कुल ओपन रहना है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। उसको माइंड में नहीं रखना है बिल्कुल भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ओके। सो आज का चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।